चैप्टर एक लंकी जिसका नाम आद्रिका रॉय, जो काफी जानी मानी फैमिली की इकलौती बेटी थी। वैसे तो वो काफी सुंदर इंटेलिजेंट थी, मगर फिर भी वो इतनी बेवकूफ थी कि उसने दूसरे लोगों की बातों में आकर घर छोड़ दिया, जबकि उसकी फैमिली सब उसे सिर आंखों पर बिठा कर रखते थे। मगर वो एक लंके के प्यार में इतनी पागल हो गई, उसने खुद को एक जोकर बना दिया जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहती थी। जबकि वो उसे नहीं बल्कि उसकी दोस्त जो कि एक अनाथ थी, जो सबके सामने मासूम बनने का ढोंग करती थी। मगर वो इतनी चालाक थी कि उसने आद्रिका को अपने जाल में फंसाकर उससे उसकी पहचान तक छीन ली। उसने आद्रिका की डीएनए रिपोर्ट में खुद का नाम डाल दिया और रॉय फैमिली की बेटी बन गई। मगर फिर भी आद्रिका की फैमिली आद्रिका को चाहते थे, मगर रूही ने आद्रिका को किडनैप पर उसके हाथों से एक चिट्ठी लिखवाई जिसमें आद्रिका ने उन सबसे नफरत करती हूँ और रूही को अपनाने की बात की थी। फिर भी उसके घर वाले आद्रिका की जगह किसी को नहीं दे पाए, मगर असल में रूही ने आद्रिका को किडनैप कर उसे ऐसी जगह बेच दिया जहां उसकी आबरू को रोज नोचा जाता था, जिससे उसने खुद को मार दिया। आखिरी वक्त पर उसे बहुत पछतावा हुआ, मगर वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उसकी दोस्त रूही ने उसकी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। तो आइए जानते हैं आद्रिका रॉय के बारे में। आद्रिका रॉय एक खूबसूरत, हर चीज में परफेक्ट लंकी, गोरा रंग, नीली आंखें जिनमें हमेशा चमक रहती थी, परफेक्ट शेप बॉडी, रेड लिप्स जिसे देखते ही पीने का मन कर जाए, तीखी नाक और एकदम परफेक्ट जॉलाइन और चिन। उसके बाल कमर से नीचे आते हैं जो कि काले और स्ट्रेट हैं, जो उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। 5 फीट 6 इंच हाइट। वो इतनी सुंदर है कि उसे देखते ही लंके उसके प्यार में पड़ जाए। मगर वो थोड़ी घमंडी है, मगर उसका घमंड उस पर बहुत ज्यादा जचता है। मगर वो अपनी बचपन की दोस्त, जो कि बचपन से उसके साथ उसके घर पर रहती थी, उसे अपनी बहन की तरह मानती है। मगर वो लंकी आद्रिका से नफरत करती है। उसे आद्रिका के स्टेटस और सुंदरता से बहुत नफरत है, जिससे वो आद्रिका को हमेशा उसके परिवार के खिलाफ करती आई है। मगर सबके सामने वो मासूम बन जाती है। आद्रिका की फैमिली रूही के इरादों को जानते हैं और वो आद्रिका को उससे दूर रहने को भी बोलते हैं। मगर आद्रिका अपने घर वालों से नफरत करने लगी है। उसे लगता है उसकी फैमिली उसे रूही के साथ इसलिए नहीं रहने देते ताकि उसे सच्चाई पता ना चले कि आद्रिका को उसकी फैमिली पसंद नहीं करती, जबकि हकीकत तो ये है कि रूही के घटिया इरादों की वजह से वो उसे रूही से दूर करने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा ये हुआ, आद्रिका की दर्दनाक मौत हुई और उसकी बेवकूफियों की वजह से उसका पूरा परिवार, जो उससे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, वो बेमौत मारे गए। हमारी आद्रिका को नोवेल पढ़ने का काफी शौक था। उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और वो एक कैफे पर काम करती थी और खाली टाइम में वो नोवेल पढ़ा करती थी। आज भी वो एक नोवेल पढ़ रही थी। उसने नोवेल खोली। नोवेल का नाम था द ब्रोकन एंजल। जैसे ही उसने उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उस डिस्क्रिप्शन में लिखा था, एक घर पर एक 18 साल की लंकी जिसका नाम शर्विका महेश्वरी था। उसे उसके माँ बाप उसको छोड़कर उसकी सौतेली बहन, जिसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, उसे चिंता कर रहे थे। मगर शर्विका, जिसके सिर से बेहिसाब खून बह रहा था, मगर फिर भी कोई उसके पास नहीं आया, जिससे उसके दिल में टीस उठी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उसकी मौत हो गई। आद्रिका गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, व्हाट द हेल, कैसी फैमिली है? इस लंकी की जगह अगर मैं होती तो मैं इस फैमिली की जान ले लेती। कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तभी वो इससे आगे कुछ पढ़ती एक गानी आई और उसे जबरदस्ती घसीटते हुए वहां से ले गए। आद्रिका छटपटाने लगी, मगर वो उनसे छूट नहीं पाई। हालांकि आद्रिका सभी फाइट में चैंपियन थी, मगर रूही ने उसे ऐसा ड्रग दिया था
जिससे उसके अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते। उसे एक कोठे में ले जाया गया और उसे करीब 20 लोगों के आगे फेंक दिया। आद्रिका उठने लगी मगर उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। इधर उन सबने उसका गैंग रेप किया, तभी वहां रिया आई। आद्रिका की हालत देखकर वो हंसने लगी। तभी रूही बोली, ओ बेबी, तुम्हारा हाल तो बहुत बुरा हो गया। इतना बोलकर हंसने लगी। वहीं आद्रिका अविश्वास से रूही को देखने लगी। तभी रूही ने उसे सब कुछ बताया जो रिया ने बचपन से उसके साथ किया, जिससे आद्रिका के आंसू बह निकले और वो नफरत से रिया को देखने लगी। तभी रूही ने आद्रिका से जबरदस्ती एक खत लिखवाया। हालांकि आंद्रिया लिखना नहीं चाहती थी, मगर रूही ने उसे धमकी दी और कहा वो उसकी पूरी फैमिली को मार देगी। आद्रिका ने चिट्ठी लिखी। रूही वहां से चली गई। आद्रिका को खुद से नफरत होने लगी। उसने एक कांच की बोतल तोड़ी और अपनी जान ले ली और उसकी मौत हो गई। जो किताब उसने पकड़ी थी, अचानक वो चमकने लगी और उसमें से रोशनी आद्रिका के शरीर में समा गई। तो क्या यही अंत था शर्विका और आद्रिका का? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये कहानी द कैरेक्टर रिटन। चैप्टर 2। जैसे ही उस किताब की रोशनी आद्रिका के शरीर में गई, अचानक वो उठकर बैठ गई। तभी आद्रिका चींखते हुए बैठ गई, मगर वो हैरान थी। उसने अपना सिर छुआ मगर वो तो एकदम ठीक थी। तभी वो बोली, मेरे सिर से तो खून बह रहा था, मगर अभी उसको थोड़ी सा भी दर्द नहीं हो रहा था। तभी उसने ध्यान दिया कि ये कमरा उसका नहीं है। उसका रूम तो काफी छोटा था, मगर ये रूम तो किसी राजकुमारी के कमरे जितना बड़ा और सुंदर था। तभी आद्रिका वहां से वॉशरूम चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर उसने पहले फ्रेश होने की सोची। मगर जब उसने खुद को मिरर में देखा तो उसकी चींख निकल गई। तभी वो खुद को देखते हुए बोली, ये कौन है? मेरे चेहरे को क्या हुआ? मगर उसने ध्यान से देखा तभी बोली, ये चेहरा कितना खूबसूरत है और इसकी नीली आंखें बहुत सुंदर हैं। मगर ये कौन है? और मेरी आवाज भी बदली लग रही है। तभी उसके सिर में दर्द हुआ। उसने अपना सिर पकड़ लिया और वो सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। तभी उसको कुछ कुछ रील की तरह दिखने लगा। अचानक उसने आंखें खोली। अब उसके सिर में दर्द नहीं था। वो बोली, मतलब मेरा रिबर्थ हुआ है, वो भी किसी और के शरीर में। तो गाइस, ये जो लड़की है ये तो आद्रिका ही है, मगर उसके शरीर में शार्विका का पुनर्जन्म हुआ था। आद्रिका बोली, ये लड़की का परिवार इससे इतना ज्यादा प्यार करता है, मगर ये बेवकूफों की तरह अपनी उस घटिया दोस्त के बात में आ गई। मगर कोई बात नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मेरे माँ बाप ने तो मुझे कभी प्यार नहीं किया, मगर मैं जिस शरीर में हूँ उसका परिवार उसे बहुत चाहता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उसकी चाल एकदम आद्रिका की तरह हो चुकी थी। आद्रिका और शार्विका के सारे गुण आद्रिका के पास अभी भी थे। वो अभी बस एक हफ्ते से अपने परिवार से गुस्सा थी। अभी आद्रिका सिर्फ 17 साल की थी। उसने अभी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जिसका आज रिजल्ट था। मगर रूही के बहकावे में आकर उसने अपने परिवार से आज से दूरी बना ली थी। वो खुद से बोली, मगर अब ऐसा नहीं होगा रूही, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुमने मुझसे मेरा परिवार, मेरी पहचान, मेरी आबरू तक छीन ली, मगर इस बार मैं तुम्हें इतना ज्यादा तंग पाऊंगी कि तुम्हारी रूह तक मेरे नाम से डरने लगेगी। इतना बोलकर उसने शावर लिया और बाहर आकर एक ट्राउजर और एक लूज टी शर्ट पहन ली। उसने अपने लंबे बालों का मैसी बन बना लिया और स्लीपर्स पहनकर कमरे से बाहर चली गई। ये पूरा फ्लोर आद्रिका का था। उसके फ्लोर पर स्टडी रूम, लाइब्रेरी, एक पेंटिंग रूम, डांसिंग रूम, एक सिंगिंग रूम और एक जिम रूम और यहाँ तक कि एक गेमिंग रूम भी था। जैसे ही आद्रिका को सबने सीढ़ियों से नीचे आता देख सब हैरान थे। तभी सबने सोचा वो बाहर जा रही होगी।
सब उसे देखने लगे। तभी वो बाहर ना जाकर डाइनिंग टेबल की तरह आने लगी। वहीं उसे डाइनिंग की तरफ आता देख सब हैरान थे और साथ ही खुश भी, मगर कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि आद्रिका को कोई उससे कुछ बोले बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी वो जाकर अपनी जगह पर बैठ गई, जो उसके पापा और बने भाई के बीच में थी। वो उस जगह पर बैठ गई और सबसे बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे ही उसने ये बोला सब उसे हैरानी से देखने लगे। तभी वो सबको देखते हुए बोली, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ, मगर मुझे इस तरह से घूर कर आप लोग क्या करना चाह रहे, तो सब हम बना गए। तभी आद्रिका बोली, मम्मा मुझे नाश्ता दीजिए, भूख लग रही है। आद्रिका की मॉम की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खुशी से आद्रिका को खाना सर्व किया। मगर जैसे ही वो एक निवाला अपने मुंह में डालने को हुई, पीछे से एक आवाज आई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये रूही थी, उसने अभी तक आद्रिका को नहीं देखा तो वो अपनी जगह सीट की तरफ जाने लगी, जिससे आद्रिका के पापा और भाई का चेहरा काला पन गया। तभी रूही गुस्से से बोली, उसे आद्रिका की बस बैग दिखी जिससे वो उसे पहचान नहीं पाई। रूही गुस्से से बोली, ये लंकी कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पर बैठने की, हाँ अभी के अभी उठो। मगर फिर भी आद्रिका नहीं उठी। तभी रूही ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया, मगर आद्रिका को देखते ही वो सुन्न रह गई। तभी वो हिम्मत कर बोली, आद्रिका तुम तो बाहर ही खाती हो ना। जिस पर आद्रिका ने उसे देखा, फिर अपनी जगह पर बैठते हुए बोली, हाँ मगर मुझे आज अपने घर का खाने का मन कर रहा था तो बस आ गई। तभी आद्रिका बोली, और अभी तुम क्या बोल कर रही थी, ये जगह तुम्हारी है। जिससे रूही हम्बंगा गई और बोली, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं रोज यहाँ बैठती हूँ इसलिए। तभी आद्रिका बोली, मगर तुम किससे पूछ कर मेरी जगह पर बैठी, हाँ तुम्हें नहीं पता क्या ये जगह मेरी है। तभी रूही बोली, सॉरी आद्रिका, वो मुझे लगा तुम आती नहीं इसलिए। तभी आद्रिका बोली, मैं आऊँ ना आऊँ, मगर तुम या कोई भी मेरी जगह पर बैठने की हिम्मत मत करना। मुझे अपनी चीजें शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं, आगे से ध्यान रखना। और तुम खंगी क्यों, बैठो और नाश्ता करो। रूही अपने दांत पीसते हुए मन में बोली, तुम्हें तो मैं छूऊंगी नहीं, तुमने मेरी इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया। वहीं बाकी सब हैरान थे और सोच रहे थे आखिर आद्रिका को हुआ क्या है। वैसे तो आद्रिका सच में अपनी चीजें शेयर नहीं करती थी, मगर रूही के साथ ऐसा नहीं था। मगर आज आद्रिका का ये बिहेवियर किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी आद्रिका अपने भाई से बोली, भाई आप मेरे साथ शॉपिंग पर चलिए, मुझे शॉपिंग करनी है। फिर से सब हैरान हो गए, मगर आद्रिका का भाई बोला, ठीक है प्रिंसेस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई तो लाइक कमेंट करें। इंट्रोडक्शन। दादाजी शिवनाथ रॉय ये एक बहुत हंसमुख और जीवन को खुलकर जीने वाले इंसान हैं। ये अपने परिवार से, अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं। उनकी सारी बातें मानना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मगर उनकी लाडली, उनकी प्रिंसेस, उनकी पोती हैं, उनको भी एक बेटी चाहिए थी। मगर उनके 2 बेटे हो गए। मगर जब आद्रिका हुई तो उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। दादी जी गौरी रॉय ये थोड़ी सी सख्त स्वभाव की हैं। इनकी बात घर में कोई नहीं टाल सकता, मगर हमारी आद्रिका को कुछ भी करने की छूट है। ये भी अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं, मगर अपनी पोती को ये भी सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। पापा अभिनव रॉय एक फेमस वकील, जिन्होंने आज तक कोई भी केस नहीं हारा। ये इतने ज्यादा शार्प माइंड के हैं कि ये इंसान को देखकर ही बता देते हैं कि इंसान ने गुनाह किया है या नहीं। ये अपनी पत्नी और परिवार से बेहद प्यार करते हैं, मगर इनकी जान इनकी बेटी में बसती है। ये आद्रिका हमेशा आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आद्रिका इंसान को पहचानना सीख जाए। मम्मी नीलिमा रॉय एक डॉक्टर, मगर वो हमेशा कुछ ही केस लेती हैं जो ज्यादा क्रिटिकल हो। वो एक हार्ट सर्जन हैं।
वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करती हैं। उन्हें आद्रिका सबसे प्यारी है, मगर वो उसकी बेरुखी से बहुत ज्यादा हर्ट होती हैं। बड़े पापा राजीव रॉय रॉय इंडस्ट्री के चेयरमैन थोड़ा सख्त मगर आद्रिका के लिए एकदम सॉफ्ट हार्टेड। घर में सब उनसे डरते हैं, मगर हमारी आद्रिका उनसे बिल्कुल नहीं डरती। ये भी अपनी पत्नी और परिवार से प्यार करते हैं। इन्होंने अपना बिजनेस अपने भाई के बेटे को सौंप दिया है, क्योंकि वो सभी भाई बहनों में सबसे बंगा और समझदार है। बड़ी मम्मी संध्या रॉय ये वैसे तो काफी प्यारी है, मगर ये थोड़ी मुंहफट है। इन्हें सबसे प्यारी आद्रिका है, क्योंकि इन्हें भी एक बेटी चाहिए थी, मगर ये एक बेटे को जन्म देने के बाद कभी मां नहीं बन पाई। मगर ये आद्रिका से बहुत प्यार करती हैं। इन्हें रूही से बेहद नफरत है, उसी की वजह से आद्रिका अब इनसे दूर रहती है। दो भाई अयान रॉय बड़े भाई अभिनव जी और नीलिमा जी का बेटा विदेश में पढ़ाई कर चुका, अब फैमिली बिजनेस संभाल रही हैं। शांत समझदार लेकिन थोड़े रिजर्व्ड। इन्हें ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, मगर इनकी जान इनकी बहन है। ये उस पर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आद्रिका के रूड बिहेवियर की वजह से ये विदेश में रहते हैं, वहीं से अपना बिजनेस संभालते हैं, और यहाँ का बिजनेस फिलहाल राजीव जी ही संभाल रहे हैं। नील रॉय छोटा भाई राजीव जी और संध्या जी का बेटा, इन्हें भी अपने चाचा की तरह वकीली में रुचि है। ये अभी लॉ के आखिरी साल में है। ये अपने बने भाई और पापा से काफी डरते हैं, मगर ये थोड़े मस्त मौला टाइप के हैं। इनकी लाडली इनकी प्यारी बहन है। ये अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें रूही से बहुत नफरत है, मगर वो सिर्फ आद्रिका की वजह से उसे बर्दाश्त करते हैं। विलेन रूही सेन बाहर से सौम्य लेकिन भीतर से चालाक और चीज की चाह रखने वाली। इसे आद्रिका की वो सारी चीजें पसंद है जिसे आद्रिका पसंद करती हैं। इसे रॉय फैमिली की इकलौती बेटी बनना चाहती है, मगर आद्रिका की वजह से इसे कोई भाव नहीं देता। ये आद्रिका से नफरत करती है, मगर उसके सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड बनने का नाटक करती हैं। ये आद्रिका को परिवार के खिलाफ भड़काने का काम करती हैं, और परिवार वालों को आद्रिका के खिलाफ, मगर रॉय फैमिली कभी भी आद्रिका को कुछ नहीं बोलते, चाहे वो कितनी ही बदतमीजी क्यों ना कर ले। ये स्कूल टाइम में खुद को बहुत मासूम दिखाती थी, मगर फिर भी सब आद्रिका को ज्यादा पसंद करते थे। दिखने में खूबसूरत मगर आद्रिका से कम। आइए जानते हैं आद्रिका रॉय के बारे में। आद्रिका रॉय एक खूबसूरत, हर चीज में परफेक्ट लंकी गोरा रंग, नीली आंखें जिनमें हमेशा चमक रहती थी, परफेक्ट शेप बॉडी, रेड लिप्स जिसे देखते ही पीने का मन कर जाए, तीखी नाक और एकदम परफेक्ट जॉलाइन और चिन। उसके बाल कमर से नीचे आते हैं, जो कि काले और स्ट्रेट हैं, जो उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। 5 फीट 6 इंच हाइट। वो इतनी सुंदर है कि उसे देखते ही लंके उसके प्यार में पड़ जाए। मगर ये पहले रूही के बहकावे में आकर मर गई, मगर इस बार ये उससे अपना बदला लेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैप्टर 4। आज आद्रिका को पहले की तरह बात करता देख सब हैरान थे, मगर साथ ही सब खुश भी थे। मगर रूही का चेहरा काला पड़ गया। आखिर कितने मेहनत से उसने आद्रिका को यकीन दिलाया था, मगर आज उसे अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। तभी रूही बोली, आदो क्या मैं भी तुम्हारे साथ शॉपिंग आ सकती हूँ? जिस पर आद्रिका ने कुछ सोचा और डेविल स्माइल करने लगी, मगर वो स्माइल कोई देख नहीं पाया। ये लंका आद्रिका के बनी मॉम का बेटा था, नील रॉय, जिस पर रूही खुश हो गई। मगर नील को गुस्सा आने लगा, मगर वो कुछ नहीं बोला। वो तीनों मेंशन से बाहर आ गए और वहां से मॉल के लिए निकल गए।
इधर रॉय मेंशन में सब खुश थे। तभी नीलिमा जी ने एक नंबर पर कॉल किया। तभी वहां से एक कठोर और अट्रैक्टिव आवाज आई, हेलो मॉम। तभी नीलिमा जी बोली, आयो बेटा। जी हाँ, ये कोई और नहीं आद्रिका के बने भाई अयान थे। नीलिमा जी अपने भरे गले से बोली, आप घर आ जाइए बेटा। तभी अयान बोला, मॉम मैं नहीं आ पाऊंगा। जिस पर नीलिमा जी बोली, आ जाइए। आपकी प्रिंसेस पहले की तरह हमसे फिर से बात करने लगी है। वो नील के साथ शॉपिंग गई है। जैसे ही नीलिमा जी ने ये बोला, दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। तभी अयान बोला, मॉम मैं रात तक आ जाऊंगा। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। इधर घर वाले खुश हो गए। इधर जर्मनी में अयान अपने ऑफिस में चेयर पर लीन होकर बैठा हुआ था। तभी वो बोला, प्रिंसेस सच में आप पहले की तरह हो गए हो। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। मगर इस बार अगर आप नहीं बदले होंगे तो मैं फिर भी आपके सामने नहीं आऊंगा। इतना बोलकर उसने अपने असिस्टेंट से इंडिया के लिए जेट रेडी करने को बोल दिया। इधर आद्रिका की गाड़ी एक बने से मॉल में आकर रुकी, जिसका नाम था स्काईलाइन मॉल में आकर रुकी। वो तीनों अंदर चले गए। आद्रिका और रूही शॉपिंग करने लगे। आद्रिका ने अपने लिए शॉपिंग की, उसके बाद अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। वहीं नील आद्रिका जितना शॉपिंग करती वो सब बैग्स पकड़कर गार्ड्स को दे देता। थोड़ी देर बाद शॉपिंग हो गई। अब बिलिंग की बारी थी। तभी आद्रिका ने अपने सारे शॉपिंग बैग बिल काउंटर पर रख दिए। बिलिंग एग्जीक्यूटिव ने आद्रिका का बिल काटा, मगर नील ने उसका सारा बिल खुद पे कर दिया। तभी रूही ने भी अपने शॉपिंग बैग बिल काउंटर पर रख दिए। तभी बिलिंग एग्जीक्यूटिव ने रूही को बिल बताया। रूही आद्रिका को देखने लगी। तभी आद्रिका ने रूही को देखा और बोली, रूही जल्दी बिल पे करो, मुझे फिर से भूख लग गई। क्योंकि उन्हें शॉपिंग करते हुए दोपहर हो चुकी थी। वहीं नील हैरान था, क्योंकि आद्रिका हमेशा रूही के सारे कपड़े अपने पैसों से खरीदती थी। तभी रूही बोली, मैं। जिस पर आद्रिका ने उसे अजीब नजरों से देखा और बोली, हाँ, और कौन तुम्हारे बिल पे करेगा। जिस पर रूही हैरान और गुस्सा हो गई। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर मजबूरी में उसने एक कार्ड निकाला, जो कार्ड उसे आद्रिका ने ही दिया था। तभी उसके कार्ड से उसका सारा बिल पे हो गया। नीले ने एक वीडियो अयान को सेंड कर दी और वो तीनों फूड काउंटर की तरफ आ गए। आद्रिका ने यहाँ भी सिर्फ अपना और नील का बिल करने को बोला। तभी रूही बोली, आदू तू मुझसे नाराज है। जिस पर आद्रिका बोली, नहीं तो मैं भला तुमसे नाराज क्यों होंगी। रूही को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। तभी नील बोला, प्रिंसेस चलो अब। जिस पर तीनों वहां से बाहर चले गए। तभी तीनों गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। घर पहुंचकर आद्रिका ने सबको उनके गिफ्ट्स दिए। उसके चेहरे और आंखों पर पहले की तरह चमक थी। तभी आद्रिका बोली, मॉम मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। आज मेरा रिजल्ट था, पहले वो देख लेते हैं। तभी नील अपना लैपटॉप लाया और उसने आद्रिका का रिजल्ट खोला तो आद्रिका ने पूरे शहर में टॉप किया था, जिसे देखकर सब लोगों को आद्रिका पर बेहद गर्व महसूस हो रहा था। वहीं रूही को आद्रिका से जलन हो रही थी। तभी रूही बोली, मेरा भी रिजल्ट देख दो। नील भाई। उसके भाई बोलने पर नील बोला, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे मिस्टर सिंघानिया बुलाया करो। आई समझ। रूही को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर तभी रूही के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। सभी लोग डर से आद्रिका को देखने लगे, जिसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। रूही झूठे आंसू बहाने लगी। तभी रूही बोली, आप सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। आप गुस्सा ना करिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब मुझे आप लोगों के और एहसान नहीं लेने चाहिए। जिस पर सबको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करके आद्रिका को अपनी तरफ और परिवार के खिलाफ कर देती थी। मगर तभी आद्रिका बोली, ओह रूही तुम कितनी समझदार हो। भाई एक काम कीजिए, रूही के लिए एक किराए पर अपार्टमेंट ढूंढ दीजिए।
वो अपना खर्चा अब खुद उठा लेगी। मुझे पता है उसे दूसरों के रहमोकर्म पर पलना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें भी उसके डिसीजन की कद्र करनी चाहिए। वहीं उसकी बातें सुनकर तो रूही सदमे में चली गई। उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं जाना था, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी ली थी। वहीं नील ने ये सारा रिकॉर्ड कर अयान को भेज दिया था। नील को बहुत हंसी आ रही थी। उसकी बहन ऐसी ही थी, मगर पता नहीं उसे क्या हो गया था जो रूही की बातों में आकर वो बेवकूफियां करती थी। मगर अब तो ऐसा लग रहा था जैसे आद्रिका को रूही की सच्चाई पता चल चुकी हो। तभी नील बोला, प्रिंसेस, एक किराए पर अपार्टमेंट मिल चुका है जिसका किराया भी ठीक ठाक है। तभी आद्रिका बोली, ग्रेट भाई, ऐसा कीजिए, उनके ओनर से बोलिए कल तक शिफ्ट हो जाएंगे। तभी आद्रिका मुस्कुराते हुए बोली, रूही, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जिस पर रूही बस झूठा मुस्कुरा दी। उसे आद्रिका पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो अभी खुद को कुछ भी बोलकर गलत नहीं दिखाना चाहती थी। उसने सोच लिया था वो फिर आद्रिका को मैनिपुलेट करेगी और इस घर में फिर से वापस आ जाएगी। तभी आद्रिका अपने मन में बोली, रूही डार्लिंग, इस बार तुम इस घर में कभी वापस नहीं आ पाओगी, मगर तुम्हें अभी और भी सरप्राइज रखे हैं जो तुम्हें काफी पसंद आएंगे। इतना बोलकर मुस्कुराने लगी। इधर अयान ने जब सारी वीडियो और रिकॉर्डिंग सुनी तो वो हैरान रह गया। उसे बहुत खुशी भी हो रही थी, मगर वो अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे डर भी लग रहा था, क्या आद्रिका फिर से उसे इग्नोर कर देगी। ऐसा सोचते ही उसके दिल में दर्द उठा, मगर उसने खुद को शांत किया और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी अयान का असिस्टेंट अर्जुन मलिक आया और बोला, बॉस, जेट रेडी है। जिस पर अयान ने अपना कोट ठीक किया और बाहर चला गया। दोनों वहां से टॉप फ्लोर के टेरेस पर गए और दोनों जेट पर बैठ गए और वो जेट इंडिया को रवाना हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैप्टर 5। रात का समय, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। जब से आद्रिका पहले जैसी हो गई थी, सब लोग खुश थे, मगर रूही के बहुत बुरे हाल थे। उसके ब्लैक कार्ड में हर महीने पैसे आ जाते थे, मगर आद्रिका के बिहेवियर से लग नहीं रहा था अब वो रूही को एक पैसा भी देगी। सब ने डिनर किया। आद्रिका ने सबको गिफ्ट दिया था जिससे सब खुश थे। सबने डिनर किया और अपने कमरे में चले गए। रूही अपने कमरे में पहुंचकर इधर उधर चक्कर काटने लगी। तभी रूही ने एक नंबर डायल किया और बोली, वो बहुत बदल गई हैं। वो मेरी बातें भी नहीं सुन रही, अब हम क्या करेंगे बेबी। तभी वो लड़का बोला, डोंट वरी बेबी, बस उसे कॉलेज आने दो, फिर देखना उसे कैसे अपने प्यार में पागल करता हूँ। रूही के चेहरे पर भी शातिर मुस्कान आ गई और वो बोली, हाँ बेबी, ऐसा ही करना पड़ेगा। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया और सो गई। फोन रखने के बाद रूही बोली, आदि डार्लिंग, तुम मेरे जाल से इतने आसानी से नहीं निकल सकती। तुमसे मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। इतना बोलकर मुस्कुराने लगी। मगर बेचारी को कौन बताएं, इसका ड्रामा अब काम नहीं आएगा। रात के करीब 2 बजे रॉय मेंशन के टेरेस पर एक चॉपर लैंड हुआ। उस चॉपर से एक हैंडसम बाहर आया। वो बाहर निकला और आंखें बंद कर बोला, मैं वापस आ गया प्रिंसेस, सिर्फ तुम्हारे लिए, मगर तुम मुझे अपना भाई नहीं मानती। तभी उसने अपना ख्याल झटका और लिफ्ट से नीचे चला गया। सबसे पहले वो अपने कमरे में गया। उसने शावर लिया और एक टी-शर्ट और लोवर पहनकर बाहर आ गया। अयान अपने रूम से बाहर चला गया। उसके हाथ पर बहुत खूबसूरत रैप किया गिफ्ट था। अयान खुद से एक फ्लोर ऊपर चला गया। वो एक दरवाजे के सामने गया। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजा खोल दिया।
तभी उसने देखा एक लड़की बेड पर किसी मासूम बच्ची की तरह सो रही है। उसके चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत दिखाई दे रही थी। तभी अयान एकटक उसके प्यारे चेहरे को देखने लगा। उसने प्यार से उसके माथे पर किस की और बोला, बच्चा कर मैं आपसे मिलूंगा। अगर आपका बिहेवियर अभी भी नहीं बदला तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उसने वो गिफ्ट वहां पर रखा। उसने एक नज़र और लंकी को देखा और वहां से चला गया। वहीं उसके जाने के बाद आद्रिका ने अपनी आंखें खोली। वो खुद से बोली, ये लंकी सच में पागल है। इसे अपने परिवार का प्यार नजर नहीं आया। इतना बोलकर वो एकटक बंद दरवाजे को देखने लगी जहां से अयान गया था। अगली सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर थे। आज आद्रिका के बगल वाली सीट खाली थी। नील उससे एक कुर्सी आगे बैठा हुआ था। अभी आद्रिका कुछ कहती सबकी नजर सीढ़ियों से आते हुए लंके पर गई। ये कोई और नहीं अयान था जिसने बिजनेस सूट पहना हुआ। वहीं उसे देखकर सब खुश थे मगर आद्रिका बिना भाव के बैठी हुई थी। तभी नीलिमा जी उस लंके के गले लग गई। तभी दादाजी बोले, पहले सब नाश्ता कर लो फिर मिल लेना। अयान आद्रिका के बगल में बैठ गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। सबका नाश्ता होने के बाद सब लोग हॉल में बैठ गए। तभी अयान आद्रिका से बोला, प्रिंसेस, मगर आद्रिका ने इग्नोर कर दिया जिससे सबका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अयान ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं आपको बुला रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा। तभी अयान बोला, आप अभी भी मुझे इग्नोर करेंगी? ठीक है, मैं जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगा। वो जैसे ही जाने को हुआ उसे रोने की आवाज आई। उसने जैसे ही पलट कर देखा आद्रिका का चेहरा लाल हो चुका था। उसकी आंखों से बहुत तेजी से आंसू गिर रहे थे। तभी आद्रिका बोली, आप बस मुझे अच्छा मानने का दिखावा करते हैं मिस्टर रॉय। जिससे अयान की हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखें भी लाल हो गई। वो बहुत मुश्किल से खुद को रोने से रोक रहा था। तभी वो पलटा और आगे जाने लगा। तभी एक चीखने की आवाज से वो रुक गया। जैसे ही पीछे पलटा वो सन्न रह गया क्योंकि आद्रिका गिर चुकी थी। मगर वो गिरती तब तक नील ने उसे संभाल लिया। अयान दौड़ते हुए आया और वो आद्रिका को अपनी गोद में पकड़कर उसके कमरे की तरफ दौड़ते हुए जाने लगा। अयान को अब पछतावा हो रहा था वो यहाँ वापस क्यों आया। उसकी गलती की वजह से उसकी प्रिंसेस बेहोश हो गई। तभी डॉक्टर आए और उन्होंने आद्रिका को चेक किया। चेक करने के बाद बोले, ये डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस इनके लिए अच्छा नहीं है। तभी वो वहां से चले गए। अयान वहां से बाहर चला गया और बाहर की दीवार से टेक लगाकर खंगा हो गया। तभी आद्रिका की आंखें फंगफंगाई। उसने आंखें खोली और चारों तरफ देखने लगी। उसे पूरा परिवार नजर आया मगर अयान वहां नहीं था। जैसे ही अयान जाने को हुआ उसे आद्रिका की आवाज सुनाई दी, डैडा भाई चले गए ना फिर से, वो मुझसे प्यार नहीं करते। इतना बोलकर वो रोने लगी। वहीं खुद के लिए भाई सुनकर अयान के पैर रुक गए और उसके आंखों से आंसू बह निकले। मगर जब उसने देखा उसकी प्रिंसेस रो रही है, वो अंदर आया और उसने आद्रिका को अपने सीने से लगा लिया। अचानक अयान के आने से आद्रिका और तेज तेज रोने लगी और बोली, भाई आप मुझसे अब प्यार नहीं करते। मैंने इतनी गलतियां कर दी कि अब आप मुझसे नफरत करने लगे हो। तभी अयान बोला, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। मैं आपसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में आज तक कोई हुआ ही नहीं ना होगा। मैंने सोचा आपको मेरा आना पसंद नहीं आया, बस इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता था। मगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसलिए मैं अब आपके पास ही रहूंगा। रोना बंद करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और रेटिंग देना ना भूलें। चैप्टर 6। आद्रिका अयान के सीने लगी थी।
वो अभी भी सिसक रही थी। अयान उसके बालों को सहला रहा था। तभी अयान बोला, बच्चा अब शांत हो जाओ, आपको भी आज कॉलेज जाना है ना? जाओ रेडी हो जाओ, मैं आपको छोड़ दूंगा। जिससे आद्रिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी आद्रिका को कुछ याद आया, वो नील से बोली, भाई आप रूही को उसके अपार्टमेंट में छोड़ देना। इतना बोलकर वो वहां से बाथरूम में चली गई। वहीं उसकी बातें सुनकर रूही का चेहरा सफेद बन गया। वो भी वहां से चली गई। सभी लोग भी वहां से बाहर आ गए। इधर बाथरूम में आद्रिका शावर लेते हुए बोली, रूही तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वो कमीना बॉयफ्रेंड मुझे अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा पाएगा? मगर अफसोस उसे और तुम्हें दोनों को मैं तुम्हारी असली औकात दिखानी पड़ेगी। इतना बोलकर उसने जल्दी से शावर लिया और बाथरोब पहनकर बाहर आ गई। उसने अपने बाल सुखाए और एक शॉर्ट ड्रेस जो कि ब्लैक कलर की थी उसे पहन लिया। उसने लिपस्टिक लगाकर बालों की पोनीटेल बना ली और पैरों में हिल्स पहनकर उसने अपना पर्स और फोन पकड़ा और बाहर आ गई। वो सीढ़ियों से नीचे आई, सब उसे देखने लगे। रूही भी जलन और नफरत से उसे देख रही थी। तभी आद्रिका सबको बाय बोलकर अयान के साथ बाहर आ गई। अयान ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और आद्रिका बैठ गई। तभी एक गार्ड ने अयान के लिए दरवाजा खोला तो अयान भी बैठ गया। अयान के बैठने के बाद गाड़ी चलने लगी। उसी के पीछे 12 बॉडीगार्ड की गाड़ियां चलने लगी। इधर मेंशन के अंदर नील ने ड्राइवर को कुछ समझाया और उसे बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद रूही नीचे आई और नील को देखने लगी। तभी नील बोला, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो तुम्हें छोड़ने आऊं। वहीं उसकी बातें सुनकर रूही ने दांत पीस लिए और बोली, मगर आपको पता है आदि को पता चला तो क्या होगा? तभी नील हंसते हुए बोला, बिल्कुल मुझे पता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारा असली चेहरा शायद उसे पता चल गया होगा। और हाँ, तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। उसने सबको देखा, सबने उसे देखकर मुंह फेर लिया। तभी रूही पैर पटकते हुए बाहर चली गई। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठ गई। तभी गाड़ी चलने लगी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने उसे एक अपार्टमेंट में छोड़ा और वहां से चला गया, क्योंकि नील ने बोला था उसको छोड़कर तुरंत आ जाना। उसे कॉलेज छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं ड्राइवर को जाता देख रूही चिल्लाई, रुको मुझे कॉलेज छोड़ दो, मगर ड्राइवर फुल स्पीड से निकल गया। वहीं बस रूही पैर पटकते हुए रह गई। तभी उस अपार्टमेंट के मालिक ने रूही को चाबी दी और उसे उसका अपार्टमेंट बताकर चला गया। मगर रूही जैसे ही अंदर गई वो हैरान रह गई। वहां सामान था मगर सफाई नहीं की हुई थी। उसने अपने दांत पीसे और बोली, आद्रिका तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, बस तुम इंतजार करो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने एक ड्रेस निकाली और उसे पहनकर तैयार हो गई। उसने पर्स पकड़ा और फोन लेकर अपार्टमेंट में चाबी लगा दी और वहां से बाहर चली गई। उसने अपार्टमेंट के मालिक से सफाई का बोला और उन्हें पैसे देकर वहां से चली गई। तभी उसने एक टैक्सी रुकवाई और वहां से कॉलेज की तरफ चली गई। इधर आद्रिका की गाड़ी जैसे ही कॉलेज पहुंची सब लोग देखने लगे। तभी सारी गाड़ियां रुक गई। तभी बीच वाली कार का ड्राइवर ने दरवाजा खोला तो अयान अपने कोल्ड ओरे के साथ बाहर निकला। उसे देखते ही लड़कियां आहें भरने लगी, क्योंकि अयान बहुत ज्यादा हैंडसम था। तभी उसने अपना हाथ दिया तो एक सुंदर और नाजुक हाथ उसके हाथ में आया और आद्रिका बाहर आई। वहीं आद्रिका को देखते ही लड़कों की सांसें अटक गई। वहीं लड़कियां भी उसे देखकर एकटक उसे निहारने लगी, मगर कुछ लोग उसे जलन से देख रहे थे। तभी अयान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर उसकी क्लास की तरफ जाने लगा। सब उन दोनों को देखने लगे।
तभी एक लड़की बोली, अरे ये तो अयान रॉय है, द बिजनेस टाइकून, और वो आद्रिका रॉय, इस शहर की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की और रॉय खानदान की इकलौती प्रिंसेस। जैसे ही सबने ये सुना, सब लोग और भी हैरान रह गए। रॉय फैमिली इस शहर की रिच फैमिली में से एक थी। सभी लोग उसकी फैमिली की बहुत इज्जत करते थे और रॉय फैमिली से पंगा लेना किसी के लिए भी सही नहीं था। अयान ने उसे फर्स्ट बेंच में बिठाया और सबको एक नज़र घूर के देखा और आद्रिका के माथे को चूमकर बोला, बच्चा आराम से रहना, और हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बस एक कॉल कर लेना। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। वहीं सब लोग आद्रिका को देखने लगे। तभी अयान गानी में बैठने को हुआ, मगर उसे रूही नजर आई जो कॉलेज के अंदर आ रही थी। तभी अयान उसके पास गया और उससे बोला, तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, मेरी प्रिंसेस से दूर रहना, वरना इस बार तुम्हें मैं छूऊंगा नहीं। इतना बोलकर वो पलटा और गानी में बैठकर निकल गया। वहीं सबने ये बात सुनी तो सब रूही को अजीब तरह से देखने लगे, मगर वहां सिर्फ एक दो लोग थे, वो भी शायद अपनी बहन या बेटी को छोड़ने आए थे। रूही ने नफरत से अयान की गानी को घूरा और फिर वहां से अंदर की तरफ चली गई। आद्रिका ने बिजनेस फील्ड चुना था, वहीं रूही ने भी बिजनेस फील्ड ही चुना था। वो भी क्लास में पहुंची, सब उसे देखने लगे क्योंकि वो आद्रिका के बाद सबसे ज्यादा फेमस थी। रूही ने एक नज़र आद्रिका को देखा, मगर आद्रिका ने उसे इग्नोर कर दिया। रूही ने एक नज़र नफरत से आद्रिका को देखा और आद्रिका से एक सीट पीछे वाली सीट में जाकर बैठ गई। तभी क्लास में बच्चे आने लगे, सारी सीट्स फुल हो गई। तभी एक लड़की आई और आकर आद्रिका के बगल में बैठ गई। तभी क्लास में प्रोफेसर आ गए और सबका इंट्रोडक्शन लेने लगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैप्टर 7। प्रोफेसर इंट्रोडक्शन लेने लगे। सभी लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया। तभी रूही उठी और बोली, हाय गाइस, मैं रूही सेन हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद आद्रिका उठी और बोली, हेलो एवरीवन, मैं आद्रिका रॉय हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आई होप हम अच्छे दोस्त बनेंगे, क्योंकि पिछले जन्म में रूही ने आद्रिका को दोस्त नहीं बनाने दिए, मगर इस बार आद्रिका ने सोच लिया था वो एक दो लॉयल फ्रेंड बनाएगी जो रूही के जैसे बिल्कुल ना हो। इधर रूही सोच रही थी कैसे आद्रिका को फिर से अपनी बातों में फंसाते। आज ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई, फिलहाल आद्रिका ने किसी से दोस्ती नहीं की। सब प्रोफेसर्स ने आज इंट्रोडक्शन ही लिया और उसके बाद आद्रिका को लेने गानी आ गई तो आद्रिका चली गई। इधर रूही बस अपने दांत पीसते रह गई, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे काम भी ढूंढना था, क्योंकि उसने कार्ड्स के सारे पैसे खर्च कर लिए थे। अब उसके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख ही बच गई थी। वो घर पहुंची, उसने अपना रिज्यूमे एक कंपनी को भेजा, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी काफी रिच था, इसलिए उसे आसानी से जॉब मिल गई। इतनी मेहनत के लिए रूही आद्रिका को ही जिम्मेदार बता रही थी। इधर आद्रिका घर आई तो सब हॉल में ही बैठे हुए थे। उसने सबको स्माइल दी और अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर नीलिमा जी बोली, हमारी बच्ची पहले की तरह हो गई है, वरना उस डायन ने तो उसके दिल में हमारे खिलाफ जहर भरने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी थी। तभी आद्रिका नीचे आई, वो सबको देखते हुए बोली, मुझे पता है आप लोगों को मैंने बहुत हर्ट किया है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे रूही की सच्चाई पता चल चुकी है, वो बस मुझसे मेरी पहचान छीन के मुझे कोठे जैसी जगह पर बेचना चाहती है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को मुझे फंसाने के लिए बोला है। वहीं ये सब सुनकर सब गुस्से से भर गए। सब लोगों को रूही से और भी नफरत हो गई। तभी आद्रिका बोली, उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी वो हमेशा अपनी औकात में रही। इतना बोलकर वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर रूही के लिए हद से ज्यादा नफरत थी।
सब लोगों को अब यकीन हो गया था कि आद्रिका अब बदल चुकी है। जिससे सबको सुकून मिला, वो लोग रूही को पहली नजर में ही पहचान गए थे। ये लंकी बहुत लालची और चालाक है। वो रूही को घर भी नहीं लाना चाहते थे, मगर रूही ने आद्रिका को फंसा लिया। मजबूरी में उन्हें उसे अपने घर लाना पड़ा। मगर किसी ने भी रूही को अपना सरनेम नहीं दिया, ना उसे अडॉप्ट किया। रॉय फैमिली काफी इज्जतदार थी, इसलिए अनाथालय के ओनर ने उन्हें रूही को ले जाने दिया। उन्हें भी रूही सही नहीं लगती थी। रूही बचपन से ही लालची और चालाक थी, मगर वो बच्ची थी। आश्रम की ओनर ने उसे सही रास्ते में लाने की भी कोशिश की, मगर उस पर कुछ असर नहीं हुआ। इधर आरव जैसे ही ऑफिस पहुंचा, सब उसे ग्रीट करने लगे। आरव ने अपना सिर हिलाया और वहां लिफ्ट में चढ़ गया। विराज भी आरव के साथ ही लिफ्ट में चढ़ गया। आज आरव के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सुकून था। वो अपने कैबिन में पहुंचा और कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने लगा, जो काफी अच्छी थी। उसने पूरे विराज से बोलकर सारे डिपार्टमेंट को मीटिंग में शामिल होने को बोला। विराज ने थोड़ी ही देर में सब कुछ फिक्स कर दिया। तभी आरव बोला, एक काम करो, रूही की फैमिली को ढूंढो और उसे उसकी फैमिली के पास पहुंचा दो, ताकि वो मेरी प्रिंसेस से दूर हो जाए। और अपनी छोटी मिस के पीछे बॉडीगार्ड्स लगा दो, जो उसे दूर से ही प्रोटेक्ट करें। विराज भी अपने काम में लग गया। वहीं आरव बोला, रूही तुम ये मत सोचना मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, मगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिलनी जरूरी है, ताकि तुम्हें सबक सिखाना और भी आसान हो जाए। इधर लक्ष्य अभिनव जी के साथ उनके लॉ ऑफिस गया हुआ था। लक्ष्य अभिनव जी का असिस्टेंट था, जो अभी उनसे सीख रहा था। लक्ष्य बोला, छोटे पापा, हमारी प्रिंसेस पहले की तरह प्यारी हो गई है और बहुत समझदार भी। अब वो कभी भी रूही की बातों में आकर हमसे अलग नहीं होगी। जिस पर अभिनव जी बोले, ये तो बहुत अच्छा है, वरना शायद रूही आद्रिका को घर छोड़ने के लिए भी कह देती। आद्रिका बहुत होशियार है, मगर रूही ने शायद झूठ बोला हो, उसके साथ आश्रम में गलत सलूक होता है, इसलिए आद्रिका ने उसे घर ले जाने की इतनी जिद की। मगर मुझे ये भी लगता है आद्रिका को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। लक्ष्य ने इस बीच जो भी घटना हुई सब बता दी, जिससे अभिनव जी भी अब निश्चित हो गए। फिर दोनों एक केस पर काम करने लगे। आद्रिका का कमरा। आद्रिका खुद को आईने में देखते हुए बोली, रूही फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया, मगर मुझे पता है तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगी। बस एक गलती करो, मैं तुम्हें अपनी लाइफ से धक्के मार कर निकालूंगी। इधर रूही के अपार्टमेंट में रूही को जॉब मिल चुकी थी। उसने ऑनलाइन ही इंटरव्यू दिया था। रूही काफी होशियार थी, वो काफी चालाक भी थी, इसलिए उसे आसानी से जॉब मिल गई। उसने सोच लिया था वो आद्रिका को फंसाकर इस बार उसकी पहचान छीन लेगी और खुद रॉय फैमिली की प्रिंसेस बन जाएगी। उसे आद्रिका की खूबसूरती से नफरत थी, इसलिए उसने सोच लिया था वो आद्रिका का यूज करने के बाद उसे रेड लाइट जैसे इलाकों में बेच देगी, ताकि आद्रिका का उसे अच्छा खासा दाम मिल जाए। मगर इस बार रूही को बहुत अच्छा सरप्राइज मिलने वाला था, जिसको रूही हमेशा याद रखेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और रेटिंग दें। चैप्टर 8। रात का समय। आद्रिका सबके साथ बैठकर डिनर कर रही थी। अयान आद्रिका को अपने हाथों से खिला रहा था, जिससे सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। डिनर कर सब अपने रूम्स में चले गए। तभी आद्रिका का फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो उधर से बोला गया, मैम रूही को जॉब मिल गई है। जिस पर आद्रिका के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। वो बोली, उस पर नजर रखो, मगर अभी कुछ मत करना। जिस पर वहां से ओके मैम बोला गया। आद्रिका ने कॉल कट कर दिया। उसके बाद जोर जोर से हंसने लगी। आद्रिका बोली, ओह माय डियर रूही बेबी, तुम तो बहुत चालाक हो। जॉब ढूंढ ली ना तुमने। मुझे पता है जरूर तुम्हें तुम्हारे उस घटिया बॉयफ्रेंड ने मदद की होती, मगर कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम जिस कंपनी में जॉब करती हो वहां के सीईओ को फंसाने की कोशिश करोगी।
जो कि वो फंस भी जाएगा। फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। सो सैड ना। उसके बाद तुम्हारी जवानी के चर्चे हर जगह होंगे। इसलिए तो मैंने तुम्हें वहां जॉब दिलवाई ताकि तुम्हें मैं हर तरीके से बर्बाद कर सकूं। तुम्हें पैसों की बहुत भूख है ना। तुमने मेरे साथ जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मगर हाँ, तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुमने मेरे साथ किया था। फर्क इतना है, तुमने मेरे साथ गद्दारी की थी मगर मैं तुम्हें बस सजा दे रही हूँ मुझे बर्बाद करने की। आद्रिका के चेहरे पर रूही के लिए बेहद नफरत थी। इधर अयान अपने कमरे में था और बोला, रूही तुम्हें जॉब मिल गई, मगर मैं तुम्हें इतनी आसानी से सुकून से नहीं जीने दूंगा। तुमने मेरी प्रिंसेस को रेड लाइट जैसी जगह पर बेचने की सोची। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी मगर उससे पहले तुम्हें तुम्हारा परिवार वापस मिलेगा, जिससे तुम्हें सबक सिखाना और भी आसान हो जाएगा। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा ये फोन कबीर का था। तभी कबीर बोला, सर रूही की फैमिली मिल गई है मगर वहाँ पहले से ही एक बेटी है। हालांकि वो गोद ली हुई है मगर उसे सब बेहद प्यार करते हैं। जिस पर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोला, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसा करो उन तक ये खबर पहुंचा दो कि उनकी असली बेटी जिंदा है, वो उसे ले जाए। कबीर ने वैसा ही किया और उन्हें रूही की फोटो और एड्रेस दे दिया। आरव ने फोन रखा और खुद से बोला, रूही अब तुम्हें समझ आएगा जब हमारा खुद का परिवार हमें छोड़कर किसी और को चाहे या कोई हमारा हक हमसे छीनने की कोशिश करे तो कैसा लगता है। इतना बोलकर मुस्कुराने लगा। अगली सुबह एक बने से मेंशन में इस वक्त सब हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। तभी मिस्टर खन्ना बोले, कल हमें किसी ने बताया कि हमारी असली बेटी जिंदा है और वो बिल्कुल विपाशा जी की तरह दिखती है। जिस पर दादी के चेहरों पर मुस्कान थी। बाकी कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था। उनकी गोद ली हुई बेटी वहां से रोते हुए चली गई। आइए जानते हैं रूही के परिवार के बारे में। दादा सत्यपाल खन्ना, दादी कमला खन्ना, पिता समर खन्ना, माँ विपाशा खन्ना, बड़ा भाई युग खन्ना, छोटा भाई रूहान खन्ना, गोदली हुई बहन समीरा खन्ना। तभी विपाशा जी बोली, हाँ उसे यहाँ लाइए मगर मेरे लिए सबसे जरूरी समीरा है। वो ही इस घर की बेटी रहेगी। वहीं सबने उनकी बातों में हामी भरी। वहीं दादा दादी ने अफसोस में सिर हिला दिया। तभी समर जी ने ड्राइवर को रूही के अपार्टमेंट भेजा उन्हें लाने के लिए। तो एक ड्राइवर वहां से गाड़ी लेकर रूही के अपार्टमेंट की तरफ निकल गया। रूही अभी कॉलेज जाने को रेडी हो चुकी थी मगर वो जैसे ही बाहर आई उसे वहां महंगी गाड़ी नजर आई तो वो कंफ्यूजन से देखने लगी। तभी वो ड्राइवर सामने आया और बोला, मिस आपको हमारे सर ने लेने भेजा है। तभी रूही बोली, कौन सर। जिस पर वो ड्राइवर बोला, मैम ये आपको वहां जाकर पता चल जाएगा। आइए। रूही गाड़ी में बैठ गई। तभी थोड़ी देर बाद उनकी कार एक बंगे से मेंशन में पहुंची। ये मेंशन रॉय मेंशन जितना बंगा नहीं था मगर फिर भी मेंशन देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये मेंशन में रहने वाले लोग काफी अमीर होंगे। रूही भी मेंशन देखते ही रह गई। तभी ड्राइवर उसे लेकर अंदर चला गया। अभी हॉल में पूरी फैमिली बैठी हुई थी। तभी रूही की नजर विपाशा जी पर गई तो वो हैरान रह गई। तभी समर जी रूही से बोले, रूही नाम है ना आपका। जिस पर रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी समर जी बोले, मैं समर खन्ना हूँ, आपका पापा। आप हमारी और विपाशा जी की बेटी हैं। जैसे ही रूही ने ये सुना उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी भी माँ बाप का प्यार महसूस नहीं किया था। वैसे तो वो बहुत घटिया थी मगर उसे अपनी फैमिली चाहिए थी। इसी वजह से वो आद्रिका से नफरत करती थी। समर जी ने उसे सबसे मिलाया। वो बहुत खुश थी मगर वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाई। विपाशा जी बोली, तुम इस घर में रह सकती हो मगर इस घर पर समीरा का भी हक है और मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समीरा है, इसलिए तुम उसे कभी भी परेशान मत करना। रूही को बुरा लगा मगर उसने अपना सिर हिला दिया। कोई भी उससे ज्यादा नहीं मिला मगर दादा दादी ने उसे दिल से अपना लिया जिससे उसके चेहरे पर खुशी आ गई।
वो मन में बोली, आद्रिका अब मेरी भी फैमिली है। देखना, जैसे तुम्हारी फैमिली तुम्हें इतना प्यार करती है, मुझे भी वैसे ही प्यार मिलेगा। तभी एक मेड ने रूही को उसका कमरा दिखाया और उसे कमरे में छोंकर नीचे आ गई। रूही को कॉलेज जाना था। वो नीचे आई और अपने डैड से बोली, डैड मुझे कॉलेज जाना है, जिस पर उन्होंने एक ड्राइवर को भेज दिया। रूही वहां से कॉलेज के लिए निकल गई। समीरा को रूही पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने अपने युग भाई को कॉलेज ड्रॉप करने को बोला तो युग मान गया। थोड़ी देर बाद रूही कार से उतरी तो सब उसे देखने लगे, मगर तभी उसके बाद एक गानी और आई और ये गानी युग की थी, जिसमें से समीरा बाहर आई और अपने भाई को हक कर कॉलेज के अंदर चली गई। रूही को इससे बेहद दुख हुआ, क्योंकि युग और रूहान ने उससे कोई भी बात करने की जहमत नहीं उठाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैप्टर 9। रूही भी अंदर चली गई। जैसे ही रूही अंदर पहुंची, उसने देखा समीरा अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई है। मगर जैसे ही समीरा की नजर रूही पर पड़ी, वो उसे नफरत से देखने लगी। तभी क्लास में एंट्री होती है। हमारी हीरोइन की आद्रिका आकर एक सीट पर बैठ गई। समीरा ने जैसे ही आद्रिका को देखा, उसकी आंखों में जलन दिखने लगी। समीरा सुंदर थी, मगर आद्रिका के सामने वो एवरेज भी नहीं थी। समीरा से ज्यादा सुंदर रूही थी। तभी क्लास में प्रोफेसर आए और लेक्चर लेने लगे। समीरा को पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मगर वो पढ़ाई में अच्छी थी। ऐसे ही लगातार 3 क्लासेस के बाद लंच ब्रेक हुआ। तभी आद्रिका के पास एक लड़की आई, जिसका नाम महक माथुर था। महक आद्रिका से बोली, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं? तो आद्रिका ने सिर हिला दिया। महक बहुत चुलबुली थी, उसे बोलना बहुत पसंद था, मगर वो गुस्से में बहुत खतरनाक थी। तभी महक बोली, वैसे क्यूटी पाई तुम्हारा नाम क्या है? महक भी बहुत खूबसूरत थी। आद्रिका ने एक नज़र महक को देखा और बोली, आद्रिका रॉय। तभी महक बोली, वो तुम वहीं आद्रिका हो ना, दिल्ली की सबसे सुंदर लड़की और सिटी टॉपर। इस बात पर आद्रिका कुछ नहीं बोली। तभी महक बोली, हाय मैं महक माथुर हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जिस पर आद्रिका बोली, मैं तुम्हें जानती तक नहीं, मैं तुम्हें दोस्त कैसे बना लूं? तभी महक बोली, ठीक है तो जान लो, मैं महक हूँ, माथुर खानदान की बेटी। मैं अभी 17 साल की हूँ। मैं दूसरी रैंकर हूँ। मुझे खाना, सोना और सबसे ज्यादा बात करना पसंद है। तभी आद्रिका ने उसे एक नज़र देखा और बोली, मैं अभी तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती, कुछ दिनों बाद अगर मुझे लगा कि हम दोस्त बन सकते हैं तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। जिस पर महक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं रूही के साथ उसकी 2 दोस्त राम्या और मीरा बैठे हुए थे। वो दोनों उसकी चापलूसी करती थी, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि रूही आद्रिका की दोस्त थी। मगर अब वो रूही के साथ रहना पसंद नहीं करते थे। रूही को अब समझ आ रहा था कि असलियत में उसका कोई दोस्त नहीं है, सब बस अपने फायदे के लिए उसके साथ है। उसे खुद पर ही हंसी आ रही थी कि वो खुद को चालाक समझती है, मगर असलियत में वो एक बेवकूफ है जो लोगों को पहचान नहीं पाती। उसने आद्रिका को देखा। आद्रिका वो लड़की थी जिसने उसे अपने घर पर रखा और बिना स्वार्थ के उससे दोस्ती की, मगर उसने क्या किया, उसे धोखा दिया। मगर तभी उसने अपने ख्याल को झटका और वहां से चली गई। तभी समीरा ने अपने दोस्तों को कुछ इशारा किया और वो और उसके दोस्त भी रूही के पीछे चले गए। तभी समीरा ने रूही को बाथरूम में धक्का दे दिया और अपने दोस्तों के साथ बाथरूम में घुस गई। उसने रूही को एक थप्पड़ मारा और उसके जबने को पकड़ते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी जगह लोगी? बिल्कुल भी नहीं, तुम एक अनाथ गोद ली हुई घटिया लड़की हो। तभी उसकी एक दोस्त पानी लाई और उन्होंने वो सारा पानी रूही के ऊपर फेंक दिया। तभी समीरा बोली, और अगर तुमने मेरा नाम लिया तो याद रखना, तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। तुम एक भिखारी हो जिसे मॉम डैड ने तरस खाकर अपनाया है।
मगर ये मत सोचना तुम खन्ना परिवार का हिस्सा हो, वो फैमिली मेरी है और मैं ही वहां की इकलौती बेटी हूँ। तुम सिर्फ एक कचरा हो। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। रूही वहीं बैठ गई और रोने लगी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, मगर उसने अपनी मॉम का बिहेवियर देखा था। अगर वो घर पर कुछ बोलती तब भी उसे ही सुनने को मिलता। रूही को अपनी किस्मत पर अफसोस हो रहा था, मगर ये उसके कर्मों का फल था जो उसे मिल रहा था। जब तक रूही को अपने किए अपराध पर पछतावा नहीं होता, वो ऐसे ही दर्द झेलेगी। इधर आद्रिका ने समीरा को देखा। उसे समीरा से नेगेटिव वाइब आ रही थी, मगर उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। रूही भी खुद को ठीक कर क्लास में आ चुकी थी, मगर उसकी आंखें काफी लाल थीं। तभी समीरा ने जानबूझकर आद्रिका के वहां पर गिरने की कोशिश की, जो कि आद्रिका ने नोटिस कर लिया। इसलिए उसने समीरा को टाइम पर संभाल लिया और बोली, संभल कर चलो वरना और ज्यादा गिर जाओगी। जैसे ही महक ने ये सुना उसे हंसी आ गई, मगर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। वहीं समीरा बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे गिरी हुई कहने की, जिससे आद्रिका की भौहें सिकुड़ गई और वो बोली, मैंने नहीं, तुम खुद को गिरी हुई बोल रही हो। इतना बोलकर उसने एक बुक खोली और उसके पढ़ने लगी। समीरा कुछ बोलती उससे पहले ही क्लास में प्रोफेसर आ गए, जिससे समीरा दांत पीसते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। समीरा अपने मन में बोली, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, घटिया लंकी, तुम खुद को समझती क्या हो तुम। समीरा खन्ना से पंगा लोगी तो बहुत पछताओगी। वो आद्रिका को नहीं जानती थी कि आद्रिका रॉय खानदान की बेटी है, क्योंकि उसे बस एक हफ्ता हुआ था लंदन में इंडिया आए हुए। मगर समीरा इसके लिए बहुत पछताने वाली थी कि वो आद्रिका से क्यों उलझी। वहीं समीरा की बेइज्जती होते देख रूही को थोड़ा सुकून मिला। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 10। कॉलेज खत्म हुआ और रूही और समीरा को गानी लेने आई। आद्रिका को लेने नील आया, क्योंकि आज वो जल्दी घर आ चुका था। इधर समीरा पहले ही घर पहुंच चुकी थी, जबकि रूही को एक स्टोर से कुछ खरीदना था, इसलिए उसे थोड़ी सी देर हो गई। लगभग आधे घंटे बाद जब रूही घर पहुंची तो उसने सबको हॉल में बैठा पाया। वो जैसे ही ऊपर जाने को हुई, उसकी मॉम विपाशा जी ने उसे आवाज लगाई तो रूही उनके सामने खंगी हो गई। तभी अचानक रूही को एक थप्पड़ पड़ा। उसने हैरानी से विपाशा जी को देखा, वहीं बाकी लोग भी हैरानी से विपाशा जी को देखने लगे। मगर समीरा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। तभी विपाशा जी गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बच्ची को परेशान करने की। हाँ। रूही ने एक नज़र समीरा को देखा, जिसके माथे पर चोट लगी थी, जिससे रूही हैरान रह गई। तभी वो बोली, मॉम मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। तभी विपाशा जी बोली, बकवास बंद करो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है मेरी बच्ची झूठ बोल रही है। जिस पर रूही अपनी खाली आंखों से उन्हें देखने लगी। रूही को समझ नहीं आ रहा था, क्या कोई माँ ऐसी होगी जो अपनी सगी बेटी से प्यार करने के बजाय अपनी गोद ली हुई बेटी से प्यार करने लगेगी। तभी रूही बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि समीरा ने मुझे बुली किया मॉम। जिस पर विपाशा जी बोली, तुम घटिया लंकी, झूठ बोलना बंद करो। तुम जैसी बेटी होने से अच्छा तो मुझे कोई बेटी नहीं होती। वहीं अब रूही के आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। सत्यपाल जी और कमला जी को बहुत दुख हो रहा था। तभी कमला जी बोली, विपाशा बहू, मानती हूँ तुम समीरा को प्यार करती हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम बिना रूही की बातें सुने उस पर हाथ उठा दो। आइंदा से मेरी बच्ची पर हाथ उठाने से पहले सोच लेना। इतना बोलकर वो वहां से सत्यपाल जी के साथ चली गई। इधर रूही के कमरे में वो खुद के अक्स को मिरर में देख रही थी। तभी वो बोली, क्या फैमिली ऐसी होती है? अगर फैमिली ऐसी होती है तो मुझे अनाथ होना चाहिए था। ऐसे ही रूही को खन्ना मेंशन में 6 महीने हो गए। अब कॉलेज के एग्जाम होने में भी बस एक हफ्ता बाकी था, मगर समीरा की वजह से रोज विपाशा जी कभी उस पर हाथ उठाती तो कभी उसे भला बुरा बोलती।
ऐसा लगता जैसे वो रूही की सगी माँ ना होकर कोई और हो। इस बीच कॉलेज में भी सब लोग रूही को खन्ना फैमिली की गोद ली हुई बेटी समझने लगे। वहीं सबको लगता कि रूही समीरा को बुली करती है, वो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है, जिससे सब रूही को बहुत परेशान करते। समीरा घर और कॉलेज में रूही को बहुत परेशान करती, मगर वो हमेशा खुद विक्टिम बनकर रूही को फंसा देती, जिससे फैमिली में रूही के डैड और दादा दादी के अलावा उसके भाई और मॉम रूही से नफरत करने लगे थे। इसलिए अब रूही ने खन्ना फैमिली छोड़ने का मन बना लिया था। वो बहुत पछता रही थी। अब उसे आद्रिका के साथ किए हर चालाकियों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि जैसा उसने आद्रिका के साथ किया वैसा ही समीरा रूही के साथ कर रही थी। मगर फर्क सिर्फ इतना था कि आद्रिका की फैमिली ने हमेशा आद्रिका को प्यार किया, मगर रूही की फैमिली अपनी गोद ली हुई बेटी से प्यार करते थे। रात का समय रूही अपने कमरे की बालकनी में खंगी चांद को देख रही थी। जिन आंखों में पहले चालाकियां और लालच रहता था, आज उन आंखों में दर्द और पछतावा था। तभी रूही बोली, आद्रिका की फैमिली उससे कितना प्यार करती थी। काश मेरी भी वैसी ही फैमिली होती। आद्रिका, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मुझे पता है मैंने तुम्हारे लिए वैसी घटिया बातें सोची, इसलिए भगवान मुझे परिवार देकर भी अनाथ होने का सजा दे रही हैं। काश मैं कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं करती। मैं समझ चुकी हूँ कि मैं आद्रिका से उसका भाग्य नहीं छीन सकती। जो भी उसे मिला वो उसकी किस्मत थी, मगर मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। आद्रिका, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मगर मैंने ये सिर्फ लालच में आकर किया, क्योंकि वो चाहता था कि तुम उसकी हो जाओ, मगर तुम्हारे बार बार रिजेक्शन से उसका ईगो हर्ट हो गया। इसलिए उसने मुझे भेजा ताकि वो तुमसे अपना बदला ले पाए। और मैंने भी तुम्हें धोखा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी फैमिली का प्यार, उनकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। मगर अब मुझे समझ आ रहा है, जब कोई आपके सामने आपका हक ले तो कैसा महसूस होता है। जब आपका परिवार आपसे ज्यादा किसी और की परवाह करे तो कितना बुरा लगता है। उसने एक चिट्ठी लिखी और अपना कॉलेज बैग लेकर वहां से निकल गई। अगली सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, मगर आज रूही वहां नहीं थी। तभी विपाशा जी बोली, उस महारानी को उठाओ। जिस पर एक मेड रूही के कमरे में चली गई। इधर रॉय फैमिली में आद्रिका अब और भी ज्यादा अपनी फैमिली के लिए जरूरी हो गई थी। कॉलेज और घर में वो सबकी जान थी। समीरा उस दिन के बाद से आद्रिका से बदला लेने की सोच रही थी, मगर हर बार वो नाकामयाब हो जाती। आद्रिका को सब पता था कि समीरा रूही के साथ क्या क्या कर रही है। हालांकि उसे रूही के लिए बुरा लग रहा था, मगर उसने खुद को सख्त कर लिया। रूही ने आद्रिका के साथ बहुत बुरा किया था। समीरा कॉलेज और हर जगह रूही को परेशान करती। कई बार उसने समीरा को रोकना चाहा, मगर फिर उसे वो कहानी याद आ जाती। इधर जैसे ही मेड गई, वो जल्दी से नीचे आई और बोली, मैम रूही मिस कमरे में नहीं है। उनके टेबल से ये चिट्ठी मिली। तभी विपाशा जी ने चिट्ठी खोली और उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मिसेस खन्ना, मैंने आपकी बेटी को बहुत दुखी किया। आई एम सॉरी, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी और मैं आप लोगों की जिंदगी से जा रही हूँ। वहीं ये पढ़कर विपाशा जी के दिल में टीस उठी, मगर उन्होंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। इधर समीरा ने किसी को मैसेज किया और अपने मन में बोली, ओह रूही, अब तुम्हारा क्या होगा। इधर रूही को किडनैप कर लिया गया और उसे वहां से रेड लाइट जैसे इलाके में बेच दिया। जब रूही होश में आई तो उसे अपने शरीर में दर्द हो रहा था। जब उसने देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट से हल्का खून आ रहा था और उसे काफी पेन हो रहा था। जब उसने आसपास देखा तो खुद को कोठे में पाया, मगर उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में।